मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं अर्शद अजीज़ आज उम्र कैसे अदा करें पार्ट 2 में आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप इंडिया से ना भी हो, आउट ऑफ इंडिया जहाँ कहीं से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी ये वीडियो यानी पार्ट 2 शुरू से लेकर आखिर तक आप सब के लिए लागू होंगी। और पार्ट 1 जो थी वो सिर्फ हमारे इंडिया वालों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो हज के लिए जाना चाहते हैं उसका ही प्रोसेसिंग को दिखाया था, और फ्लाइट पे चढ़ने तक क्या क्या करना है उसका ये बयान उस वीडियो में है। इसीलिए आप अगर इंडिया से है और हमारे पहले वीडियो को नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एक मरतबा ज़रूर देख लीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए मेरे अजीज़ों, आपकी फ़्लाइट अगर जद्दा जा रही है या तो आप पहले से मदीना जा चुके हैं, अब आप अभी मक्के की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो इन हालतों में आप अपना एहराम का कपड़ा पहन लीजिएगा। आप अगर एयरपोर्ट में हैं तो वहीं से ही गुस्ल करके, मुमकिन ना हो तो वज़ू करके एहराम का कपड़ा पहन ले। अब ये एहराम का कपड़ा कैसे पहने, उसके लिए कोई ख़ास तरीका नहीं है। एहराम के 2 कपड़ों में से नीचे का जो कपड़ा है उसको आप लुंगी की तरफ जैसे आसान लगे पहन ले। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि खोल के गिर ना जाए। बेहतर होगा कि पहनने के बाद आपका पैसा का जो बेल्ट होता है उसको आप कमर पे लगा ले, तो टाइट हो जाएगा, गिरेगा नहीं। मैं भी ऐसा करता था। और ऊपर के हिस्से का जो कपड़ा है उसको आप बदन में चादर की तरफ मोड़ लीजिएगा। ध्यान रहे कि सर और चेहरा ढक ना जाए। और औरत के लिए कोई आराम का कपड़ा नहीं है, वो जो भी कपड़ा लगाएगी वही उसके लिए आराम का कपड़ा होगा, लेकिन निकाब लगा नहीं सकती, चेहरा खुला रहना ज़रूरी है। उसके बाद आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिएगा, या आप एयरपोर्ट में नमाज के बाद फ़ौरन ही नियत और तलबिया ना पढ़े, क्योंकि यहाँ से फ्लाइट पे चढ़ने तक तकरीबन 4-5 घंटा वक्त और लग सकता है। इसीलिए आप अगर अभी ही नियत और तलबिया पढ़ लेंगे तो आप फ़ौरन ही एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे। इसीलिए फ़्लाइट पे चढ़ के आराम से अपनी सीट पे बैठने के बाद आप नियत और तलबिया पढ़ लीजिएगा। आपको अभी फ्लाइट पे चढ़ने के लिए जाना है, आप अपना पासपोर्ट और टिकट हाथ पे रेडी रखिएगा। आपका वो हैंडबैग और 2-1 मरतबा चेकिंग हो सकता है। आप फ्लाइट पे चढ़ने से पहले वही वेटिंग हॉल से इस्तिंजा, वज़ू वगैरह की ज़रूरत अच्छी तरह पूरी कर ले, क्योंकि फ़्लाइट के अंदर बहुत मुश्किल से ही इस्तिंजा किया जा सकता है और आपको फ़्लाइट के अंदर वज़ू करने के लिए कोई जगह या तो पानी नहीं मिलेगा। तो आप फाइनली फ्लाइट पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं। फ्लाइट के अंदर आपकी सीट इस तरह नंबर के साथ ABCDEF इस तरह लिखा हुआ रहता है। अगर आपको अपनी सीट ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप लाल ड्रेस पहनने वाले एयर होस्टेस को अपना टिकट दे दीजिएगा, वो लोग खुद ही आपको बिठा देंगे। आप अपनी सीट पे बैठने के बाद दिल से इस तरह नियत कर लीजिएगा, आय अल्लाह मैं उम्रा और हज की नियत करता हूँ, तो उसको कबूल फरमा, आसान फरमा। और अगर आप साल के दूसरे किसी और महीना में सिर्फ उम्रा के लिए जा रहे हैं तो इस तरह नियत कीजिएगा कि आय अल्लाह मैं उम्रा की नियत करता हूँ, तो उसको कबूल फरमा, आसान फरमा। इस तरह नियत करने के बाद मर्द हजरात थोड़ी सी बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा लब्बैक यानी तलबिया पढ़े, और ख़वातीन आहिस्ता पढ़े। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उसको 3 मरतबा पढ़े। अब आप ये तलबिया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप अभी जहाँ तक मुमकिन हो फ्लाइट के अंदर टॉयलेट वॉशरूम में ना जाने के लिए कोशिश कीजिएगा। हम जब जा रहे थे यही परेशानी हम सबको भुगतना पड़ा। टॉयलेट पे तो लोग जाते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, वॉश कैसे करते हैं, वो अक्सर लोगों को पहले से पता नहीं होता, क्योंकि उनमें अक्सर ज़ईफ़ बुजुर्ग लोग होते हैं। फ्लाइट के अंदर थोड़ा सा पानी सिर्फ इस्तिंजा के लिए रखा जाता है, वज़ू के लिए नहीं। ना वहाँ वज़ू करने की कोई जगह भी है। लोग इसके अंदर वज़ू करने के लिए कोशिश करके पूरे टॉयलेट को ही बर्बाद कर दिया था। इधर टॉयलेट को वॉश करने के लिए कोई तरीका भी नहीं मालूम। एक आदमी अंदर बटन ले जाकर उसका अंदर गिराकर पूरे टॉयलेट को ही बंद कर दिया था। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जाने से पहले इस तरह का इंग्लिश टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करते हैं, वॉश कैसे करते हैं, 2-1 मरतबा उसका भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको निहायत इस्तिंजा की ज़रूरत हो और इधर नमाज का भी वक्त हो तो आप इस्तिंजा करके उसके बाद तयम्मुम करके अपनी सीट पे बैठकर ही नमाज पढ़िएगा। और आखिर में फाइनली आप अल्लाह के हज़ारों फजल करम से सरज़मीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लैंडिंग होने जा रहे हैं। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आप सबके हज को कबूल फरमाए। इस तरह आप लोगों को बस से ले आकर एयरपोर्ट के बाहर लाया जाएगा, फिर से यहाँ से आप लोगों को बस से मक्का की तरफ ले जाएंगे। एक चीज़ अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि जब आप जद्दा या तो मदीना एयरपोर्ट में बस पे चढ़ने तक बाहर वेटिंग हॉल में वेट करेंगे तो उस वक्त बहुत सारे सिम वाले आपके पास सिम लेकर आएंगे। आप यहाँ से सिम लेने के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप पहले आराम से मक्का या तो मदीना होटल पे पहुँच जाए। वहाँ हर होटल में सिम वाले मौजूद है। यहाँ तक कि आप जाते ही आपके कमरे में भी लोग आएंगे।
अगर आप मक्का जा रहा है तो पहले आप थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद आप उम्रा को मुकम्मल कर ले और उसके बाद सिम लेने के लिए फ़िक्र करें। तो मेरे अजीज़ों, आपका यह अगला सफ़र जद्दा एयरपोर्ट से मक्का की तरफ बस से शुरू होगा। तो चलिए मेरे साथ मक्का अल अज़ीज़ होटल तक, या आपका जो भी होटल हो, रास्ते में आपको क्या क्या नज़ारा देखने को मिले। रेगिस्तान वाले इलाके, बिल्कुल खुश्क ज़मीन, पहाड़ तो है लेकिन उसमें वृक्ष तरलता यानी दरख्त पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसी खुश्क ज़मीन मेरी खुली आँखों से नज़ारा करना मेरी ज़िंदगी में पहला तजर्बा था। हमारे इंडिया आसाम में हमेशा चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ नज़ारे को देखते हुए आ रहे मेरी ये दुआ को, आप यहाँ के रेगिस्तान वाले मंजरों को देखकर बहुत ही अमेजिंग एक अलग दुनिया मेरे दिल में एहसास हो रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता शहर मक्का में एंटर कर रहा है। रात के वक्त यहाँ के मंजर बहुत ही खूबसूरत दिखती है। हमारे इंडिया में सर्दी के मौसम में सुबह सुबह जैसे फॉग के लिए रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देता, इस तरह रेगिस्तान वाले इन इलाकों में भी दिन के वक्त तेज धूप और लू हवा की वजह से रास्ते में कभी कभार सामने की चीज साफ साफ नजर नहीं आती। शहर मक्का में आर्टिफिशियल वाटरिंग के जरिए सड़कों के बीच दरख्तों को उगाने की कोशिश किया जा रहा है। हम पहुंच चुके हैं अज़ीज़िया में। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सब के सब अल अज़ीज़िया बिल्डिंग है। इंडिया के तमाम हाजियों को अक्सर अज़ीज़िया बिल्डिंग पे ही रखा जाता है। हम फाइनली यहाँ पहुंच चुके हैं हमारी बिल्डिंग में। हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले आपका पासपोर्ट यहाँ पे ही रख लेंगे, फिर वापसी के दिन आपका पासपोर्ट आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे बस से उतरते वक्त आपको हाथ पे लगाने के लिए एक स्टिकर देंगे। आप अपना हैंड बैग को लेकर अपने कमरे में चले जाइएगा, और अपना बड़ा बैग हो सकता है कि अपने कमरे के सामने पहले ही आ चुके हैं या बाद में आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने बिल्डिंग तक आके पहुंच गए। अब यह अक्सरों के लिए एक ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है कि लिफ्ट यानी एलिवेटर को कैसे इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों को ये पहले से पता नहीं होता, इसीलिए इसी साल जब हम हज में थे अज़ीज़िया के एक बिल्डिंग में लिफ्ट को सही ढंग से इस्तेमाल ना करने की वजह से एक बहुत ही बुरा हादसा भी पेश आया। मैंने देखा कि अक्सर लोग शुरू में लिफ्ट के अंदर चढ़ने में बहुत ही घबरा जाते हैं। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, 2-1 मरतबा अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। और एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि एक लिफ्ट को जितने आदमी लेने के लिए उसकी कैपेसिटी है, आप उससे ज़्यादा आदमी उसके अंदर चढ़ने के लिए बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा। तो ये लिफ्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए 2-1 मरतबा देख लेते हैं। पहले तो आपको साइड पे इस तरह बटन को दबाना है। लिफ्ट कौन सा फ्लोर में है आपको यहाँ पे या तो साइड पे शो करेगा। जब लिफ्ट आ जाए तो आपके सामने वाला दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खोल जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि आपके सामने और एक दरवाज़ा हो जिसको आप खींच के या तो निकलते वक्त धकेलना पड़ेगा। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था यानी बिल्डिंग नंबर 36, उसमें इस तरह का डबल दरवाज़ा था। तो इस तरह खोल जाने के बाद आप पहले एक मरतबा अंदर की तरफ अच्छी तरह देख लीजिएगा, और अंदर जाने के बाद आप जिस फ्लोर पे जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पे बटन दबाएंगे। मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे जी दबाया। आप जो बटन दबाएंगे उसी हिसाब से आपको ले जाकर दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खोल जाएगा। उसके बाद आप अपने कमरे के हिसाब से पहुँच जाइएगा। अपने कमरे के सामने दरवाजे के ऊपर इस तरह रूम नंबर और हर एक गाजी साहब का नाम भी लिखा हुआ रहता है, आप उसको देख लीजिएगा। और जाते वक्त वही बिल्डिंग के रिसेप्शन काउंटर से अपने कमरे की चाबी ले लीजिएगा। अज़ीज़िया के अक्सर बिल्डिंगों के दरवाजे का लक इस तरह का ही है, आप उसको आसान से खोल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का एक डिजिटल लॉक वाला कमरा मिल जाए तो उसको कैसे क्या करें, चलिए 2-1 मरतबा देख लेते हैं। आपको इस तरह ATM कार्ड की तरह एक डिजिटल चाबी मिल जाएगी, आप उसको लॉक के अंदर एंटर करना है। एंटर करते ही इस तरह का एक ग्रीन लाइट जल जाएगी, तो आप फौरन ही कार्ड को ऊपर की तरफ खींच ले तो ये अनलॉक हो जाएगा। और अगर आप कार्ड को देर तक रखें तो यहाँ पे रेड लाइट शो करना शुरू कर देगी, अनलॉक नहीं होगा। और उसके बाद हैंडल को नीचे की तरफ दबाए तो ये दरवाज़ा खोल जाएगा। ये मेरा कमरा मदीना में था, अल आतिक बिल्डिंग, बिल्कुल मस्जिद नबवी के सामने। अब आप अभी कमरे में सामान वहाँ रख करके अगर नहाना चाहते हैं तो आपके कमरे के सामने ही वॉशरूम होंगे, वहाँ से आप नहा लीजिएगा। ध्यान रखिए कि मक्का जाने की सूरत में आप अभी भी एहराम की हालत में हैं, इसीलिए आप अगर अभी नहाना चाहते हैं तो सिर्फ सादा पानी से नहाए, शैम्पू साबुन वगैरह इस्तेमाल ना करें और नाखून बाल वगैरह भी ना काटे। आप अभी कमरे में थोड़ा सा आराम कीजिएगा, फौरन ही उम्रा को अदा करने के लिए जल्दबाजी ना करें। कमरे में अभी आराम करते वक्त ध्यान रहे कि सर, चेहरा और निचला पाँव कपड़े या तो ब्लैंकेट वगैरह से ढक ना जाए। तो मेरे अजीज़ों, पार्ट 2 को यहीं पे ख़त्म करता हो। आप होटल पे आराम करने के बाद हरम शरीफ में कैसे जाएंगे, कौन सा गेट्स किधर है और हरम शरीफ के अंदर जाकर क्या क्या करना है, उम्रा के रह जाने वाले इन कामों को आखिर तक मुकम्मल तफसील के साथ पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। आपको अगर कोई मसला या तो डाउट के बारे में दरियाफ्त करना है तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं।
और हमारी अगली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।